हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, ये सब होते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना, उस सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हमारा जो गॉस लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में वो सब होते क्या हैं, यानी कि जो हमारा फ्लक्स होता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो होता क्या है बेसिकली। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हेडिंग डाली मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम क्या समझते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में तुमको बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शन में होती है, अंदर की तरफ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, एक चार्ज होता है, उसके आसपास कुछ कुछ एरिया होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उस चार्ज की वजह से, जिसका E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, जिसमें एफ हमारे पास क्या होता है, कूलम्स लॉ, कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि 1/4πε0 क्यू अपॉन में ये R², ये आता है 1/4πε0 क्यू अपॉन में R², जिसकी डायरेक्शन आर कैप होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक। तो ये हमें पता चलता है कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास जो भी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, पहली बात तो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने ये देखा था, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको बेसिकली लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि हम सेम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। अब इनकी ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कि द फील्ड लाइन, ठीक है, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जो कि एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये अगर मान लो दो चार्ज यहाँ पे रखें, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगी इनकी ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है, और नेगेटिव पे जाके एंड करेंगी, यानी कि ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगी ये, ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे, ये भी यहाँ से जाएंगी, ठीक है, और ये भी ऐसे जाएंगी, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से जा रही है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। एक हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि कोई अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, रेडियली, वो स्टार्ट तो करेंगी यहाँ से लेकिन एंड वो इन्फिनिटी पे जाके करेंगी, यानी कि इनका कोई एंड नहीं है। कोई अगर स्पेस में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया हमने तो उसकी वजह से जो फील्ड है वो किसी भी इस डायरेक्शन में हो सकती है आउटवर्ड, बट लेकिन कहीं तक भी हो सकती है, यानी इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। सेम नेगेटिव चार्ज के साथ, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, यानी कि इसका ये एंड पॉइंट खुद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अंदर एक सोर्स होता है और एक हमारे पे सिंक का काम करता है। सिंक माने जो चीज़, कोई चीज़ आके इसमें घुस जा रही है, ख़त्म हो जा रही है जाके, यानी कि जो सोर्स होता है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है सोर्स के रूप में, और सिंक जो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तभी तो हम देखते हैं कि इस वाली फिगर के हिसाब से जब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकली ये नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो गई, ठीक है, ऐसे, यानी कि इसमें सोर्स क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और सिंक क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो पोल होते हैं,
ठीक है, ये चीज़ याद रखने की, मतलब समझने की चीज़ है ये तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो पोल होते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी कि एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे, और मोनोपोल भी हो सकते हैं। मोनोपोल, मान लो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे रखा हुआ है तो ये मोनोपोल होगा, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये सिंगल स्पेस में रह सकता है एज ए मोनोपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दोनों चीज़ होती हैं, एक पोल भी होते हैं, मतलब दो पोल भी हो सकते हैं और मोनोपोल भी हो सकते हैं। अगर दो चार्ज कहीं दूर दूर रखें तो ये सिंगल के रूप में ये तो मोनोपोल हो जाएंगे, ये पास पास रखें तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ऐसे वे में। अब एक इनकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, यानी कि जो दो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी कि क्रॉस नहीं कर सकती। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से जो भी फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एक दूसरे की वजह से। बट ये लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हो सकती, ये फील्ड ऐसे जा रही है, ये फील्ड ऐसे जा रही है, ये क्रॉस पॉइंट कभी नहीं बनाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का हमारे पास ये मतलब था। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती हैं ये क्लोज लूप नहीं बनाती कभी भी, यानी कि ये जो होती है कंजर्वेटिव नेचर की होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्लोज लूप नेवर, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब है कि जैसे मैग्नेट में तुमने देखा होगा, ये तुमने शायद 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये एक मैग्नेट होता है नॉर्थ टू साउथ पोल। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, बट ये साउथ पर जाके एंड नहीं होती, ये इसके अंदर से ये क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, बट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल बना दिया। ये पॉजिटिव से तो निकलेंगी ये पर, लेकिन नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगी, ये एंड हो जाती हैं ऐसे जाके और ऐसे। ये कभी भी वापस नहीं आएगी नेगेटिव से पॉजिटिव, कभी भी तुमने ये नहीं देखा होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि ये एंड पॉइंट बनाती है, और इसी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास आता है। ठीक है, अपने अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। ठीक है, वो देखते हैं। तो ये वो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम देखते हैं हमें पे ये जो फील्ड लाइंस हैं इनका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या चीज़ निकालने के लिए इनका हमें फ़ायदा हो रहा है ना, तो वो देखते हैं। तो एक इसमें वो आता है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो देखेंगे। जैसे तुमने देखा होगा वाटर, जैसे पानी है, ये एक पाइप है। ठीक है, मान लो यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाता है उतना ही बाहर निकलता है। तो इस चीज़ को हम फ्लक्स बोल देते हैं एक तरीके से, यानी कि अमाउंट जो भी जा रहा है, रेट है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इस चीज़ को हम फ्लक्स बोल सकते हैं कि ये जो वाटर है ये इस पाइप में से जा भी रहा है इतना अमाउंट में, और इतना अमाउंट में निकल भी रहा है। ठीक है, इस चीज़ को फ्लक्स। बट लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट इस डायरेक्शन में है, मान लो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर मान लो तुम यहाँ पे एक एरिया मान लो, जैसे मैं लूँ यहाँ पे एक एरिया ले लूँ ये, ठीक, और यहाँ पे एक एरिया ले लूँ ये, और यहाँ पे एक एरिया ले लूँ ये, इसे ले लूँ A1, A2 और A3। तो हम देख रहे हैं फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, यानी कि कोई मैंने एरिया लिया है उसमें से इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यानी कि ये इसका जो नंबर होगा, ये इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं हम उस चीज़ को। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये है कि किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ठीक है, वो मैंने तुम्हें वाटर के केस में भी बता दिया था, पाइप से जैसे पानी निकलता है तो वो भी एक तरीके से फ्लक्स हम उसे कह सकते हैं। तो देखो तुम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जैसे तो ये एरिया है तुम्हारे पास, ठीक है, और एक ये एरिया है, और एक ये एरिया है। अब ये देखो ये जो एरिया है इसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं एक तरीके से, यानी कि उसका नंबर काफ़ी कम है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, है ना। और जो ये है, ये यहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना। बट एक चीज़ सोचो कि जो ये चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक, ये बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। और यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट बना दिया, एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे बना दिया, ठीक। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में R², यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है, यानी कि जितना हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। तो तुम एक बात सोचो कि ये जो फ्लक्स होगा, यानी कि ये जो इस एरिया में से निकलने वाली फील्ड और इस एरिया में से निकलने वाली फील्ड क्या होगी, यहाँ पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड है, बट लेकिन इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, लेस है। तो यहाँ से हमें पता चला एक फ्लक्स का रिलेशन, क्या हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फाई है हमारा, ये किस किस के, ये इसका फॉर्मूला एक तरीके से निकल के आता है ना। ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये जो फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा S, ये फॉर्मूला होता है। और ये डॉट प्रोडक्ट होता है जिसमें कि हमारा जो एरिया होता है, एरिया, इसे हम एरिया बोलते हैं, डेल डॉट डेल S का जो वेक्टर लेते हैं ये एरिया एलिमेंट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एरिया भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका हम क्या ले लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका, जिसमें कि हमारे पास जो फाई निकल के आता है ये एक स्केलर निकल के आता है, यानी कि फाई हमारा वेक्टर नहीं होता, फाई हमारा स्केलर ही होता है। तो देखो अब एक बारी ना इस एरिया एलिमेंट पे डिस्कस करते हैं। ये था हमारे पास एरिया एलिमेंट, ठीक है, इसे लिया था मैंने डेल S वेक्टर, ठीक। अब देखो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ठीक है। पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या आया था ये E.ds, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया हमारा। ये तुम्हारे पास कोई रीजन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे अंदर भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमने ये एक एलिमेंट लिया, ठीक है, कुछ ऐसे करके तुमने ये लिया, ठीक है, चाहिए इसमें आएगा नहीं, चलो हाथ से बना देता हूँ इसको। तो देखो ऐसे करके एक मैं इसमें एलिमेंट बनाता हूँ, यानी कि एक एरिया बनाता हूँ, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास एक कोई दूसरा रेक्टेंगल मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब एक मेरे पास एरिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, डेल्टा S वेक्टर, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारी इस डायरेक्शन में। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे फाई इज इक्वल्स टू, ये आता है फॉर्मूला E.ds, ठीक है, यानी कि ये होता है फाई इज इक्वल्स टू E, मतलब रुक जाओ, यानी कि आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू E डेल्टा S कॉस थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है, ये हमें देखना है कि ये एंगल क्या है। तो तुम देखो कि ये जो तुम्हारा एरिया है, ये जो DS एरिया है,
है ना। मान लो इसके सेंटर से या कहीं से भी एक यूनिट वेक्टर निकल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं एन कैप। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर है एन कैप वेक्टर जिसे हम बोलेंगे। तो जो डेल्टा एस वेक्टर होगा ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा डेल्टा एस एन कैप। ठीक है, अब ये एन कैप वेक्टर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्शन बनाएगा ना, जैसे मान लो ये है पॉइंट, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, तो ये एन कैप है हमारा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लो थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो हमारे पास वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से थीटा मान लो इसको, ये हमारे पास एन कैप है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे है। ये तुम्हारे पास एन कैप वेक्टर, ये तुम्हारे पास थीटा, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे ये तुम्हारा ये रखा हुआ है क्या, जो तुम्हारा डेल्टा एस एरिया था जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो हमें जो फ्लक्स निकालना है वो इस एरिया में से निकालना है फ्लक्स। तो जो फ्लक्स आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब ये थीटा ये एंगल है कि जो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि इसका जो डेल्टा यहाँ पे एरिया एलिमेंट है, इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, तो वो जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो एक केस हो सकता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस 90। हमें कॉस 90 की वैल्यू पता है क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी कि जब ये जो है हमारा वेक्टर कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगा, जैसे मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लो हमारा वो जो एरिया एलिमेंट था वो ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि जो यूनिट वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ये 0 होगा, यानी कि जो फ्लक्स इस एरिया में से निकल रहा होगा वो 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, यानी कि इस एरिया में से 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। यानी कि तुम एक चीज़ खुद सोचो ना कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारा एरिया इसके एकदम से ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस एरिया में से कौन सी लाइन पास कर जाएगी। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एरिया ऐसे रखा होता, तब तो कुछ हम कह सकते थे कि वो पास कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जैसे कि अगर यहाँ से देखूँ, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, मान लो अगर ये क्यूबॉइड ऐसे रखा होता, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर वो एरिया इस क्यूबॉइड के अंदर ऐसे रखा होता परपेंडिकुलर, तब तो कुछ लाइंस पास होती, बट वो एरिया रखा हुआ है ऐसे, बट वो एरिया तुम्हारे पास फील्ड लाइंस के पास ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसमें से क्या होगा, कुछ भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, है ना। और एक सेकंड केस क्या होगा, व्हेन आवर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि हमारा फाई जो होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री। अब हमें कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता होती है, वो होती है 1, यानी कि हमारा फाई की वैल्यू क्या होगी, ई डी एस, जो हमारा फाई की वैल्यू होगी ये होगी, जिसमें कि डी एस क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ द सरफेस, एंड ई जो है हमारे पास, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ई है, और ये एरिया है। तो जो नेट फ्लक्स पास करेगा उस एरिया से वो होगा ई डॉट डी एस, यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक, ये होगा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, यानी कि जो उसका यूनिट वेक्टर है ये जो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में, देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन है और एन कैप की भी सेम डायरेक्शन, तो थीटा दोनों में क्या हो गया, 0 हो गया। इसी वजह से हमारे पास ये है, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स जो पास करेगा वो इस पॉइंट पे करेगा। बाकी अगर हमें थीटा कुछ दिया हुआ है, मान लो अगर 30 डिग्री दिया है, मान लो 60 डिग्री दिया है, तब हम कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, है ना। अब इसी के बेसिस पे एक हम लॉ पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, इसका हम बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम लिखेंगे ऐसे इसको, यानी कि ये लॉ क्या कहता है बेसिकली, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कहता है कि किसी भी, जैसे ये कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई स्फेयर है, रुक जाओ अभी, ठीक है, इसमें से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है हमारा, ये सरफेस है, इससे जो हमारा नेट फ्लक्स पास करेगा ये होगा फाई नेट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ कहता है कि किसी सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास कर रहा है, मान लो इसके अंदर एक चार्ज है क्यू, ये क्यूब है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू है, तो जो इससे नेट फ्लक्स पास करेगा इस क्यूब से, सारी डायरेक्शन से पास करेगा, पहली बात तो है ना, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू होता है हमारा, क्यू होता है इनक्लोज्ड, यानी कि कोई भी रैंडम सरफेस हो हमारे पास, सिलेंडर हो, ठीक है, ये हो, ठीक है, और हमारे पास क्या हो, ये हो, ठीक है, पिरामिड वगैरह जितने भी सरफेस हैं, इनसे जो नेट फ्लक्स पास करेगा ना, इनकी सरफेसेस से, ठीक है, इनकी सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास करेगा हमारे पास, वो किस पर डिपेंड करेगा, फाई इज इक्वल्स टू वो जितना भी चार्ज इनके अंदर है इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि इसमें अगर क्यू चार्ज है, इसमें भी अगर क्यू चार्ज है, ये जो भी है इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, तो इनसे जो फ्लक्स पास कर रहा होगा, ठीक है, उसका हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा, क्या, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये क्यू फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया कहाँ से, है ना, गॉस को जो हमारे पास जो भी साइंटिस्ट था उसको पता कैसे चला कि ये ऐसा होता है। तो देखो, हमने हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने निकाला था ई डॉट डी एस, ये हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, एंड ई हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, ठीक है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अब तुम एक पॉइंट चार्ज ले लो, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इससे क्या करो, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन में, आर डिस्टेंस पे। अब तुमको क्या करना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स अगर निकालना तो एक तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, सरफेस की रिक्वायरमेंट है भाई, फ्लक्स कोई सरफेस से तो निकालोगे जब तुम्हारे पास एरिया होगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि द सरफेस, और इसको हम अगर अच्छे टर्म से बोले तो द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल इन शेप। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से या कोई भी पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस होगी वो हमेशा स्फेरिकल नेचर की होगी, यानी कि स्फेरिकल शेप की होगी। तो मान लो अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और अगर इसी पॉइंट से मैं इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ तो मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी, स्फेरिकल। ये तुम्हें सर्कुलर लग रहा होगा बट तुम्हें एक स्फेयर एज्यूम करना है कि ये जो तुम्हारा सरफेस है गॉसियन सरफेस, ये एक स्फेयर है, ठीक, ये फुटबॉल है तुम्हारे पास, ठीक है, या कोई स्फेयर है, इसके अंदर सेंटर पे, इसके सेंटर पे यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और तुम यहाँ पे यानी कि सर्कमफेरेंस पे जो कि इसकी रेडियस आर है, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तुम्हारे पास ये पूरी जो भी सरफेस होगी स्फेरिकल सरफेस, ये एक गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो अगर इस सरफेस में से इस पॉइंट पे क्या करूँ, एक मैं एलिमेंट बना लूँ, मान लो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, इस एलिमेंट का एरिया क्या मैंने डी एस माना है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, रेडियल एन कैप डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप में जो होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। सो फ्लक्स क्या निकाल सकते हैं हम, ई डॉट डी एस से क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई
ds, क्योंकि कॉस थीटा तो हमारे पास 0 है, वो है 1 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 है, तो ये हमारे पास आ गया। अब चलो देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो द फ्लक्स ड्यू टू डेल्टा एस एलिमेंट, यानी कि ये जो छोटा सा हमने डेल्टा एस एलिमेंट लिया है, इसके वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। ये होगा हमारे पास फ्लक्स। अब अगर मैं इसका टोटल फ्लक्स निकालूँ, टोटल फ्लक्स ड्यू टू द गॉसियन सरफेस या स्फेयर, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल चीज़ निकालने के लिए। तो मैं करूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, डी फाई इज इक्वल्स टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है, सो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी मतलब एलिमेंट डी एस एलिमेंट का इंटीग्रेशन। देन अब हमें पता है कि जो हमारा डी एस एलिमेंट है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये पूरे स्फेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये एरिया जो होगा ये पूरे स्फेयर का एरिया हो जाएगा। और एक स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई, क्योंकि रेडियस आर है, आर स्क्वायर, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो जो हमारा फाई होगा ये बराबर आएगा ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में। सो जो हमारा फाई होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये पुट कर दो इसमें, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और एरिया क्या निकल गया 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से तो 4 पाई का कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो जो नेट फ्लक्स निकल के आया वो क्या है तुम्हारे पास, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें पता चलता है गॉस लॉ का ये फॉर्मूला, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऐसे आता है हमारे पास, यानी कि जो भी नेट सरफेस है हमारे पास, नेट फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास ये आता है। और ये गॉस लॉ हमारे पास हर सरफेस के लिए वैलिड होता है, ऐसा नहीं कि स्फेरिकल सरफेस है तो केवल उसके लिए वैलिड होगा। ये गॉस लॉ हर सरफेस के लिए वैलिड होगा, सिलेंडर हो चाहे क्यूब हो, कोई सी भी सरफेस हो, हर किसी उसके लिए वैलिड है हमारे पास, ठीक। गॉस लॉ की प्रॉपर्टी यही है कि जो गॉस लॉ है, तो एक चीज़ है यहाँ पे कि द गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज़, यानी कि कोई शेप और साइज़ पे वह मैटर ही नहीं करता, हर सरफेस के लिए ट्रू है। बस जो हमारे पास सरफेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास गॉस लॉ। अब हम एक चीज़ देखते हैं, क्या एक चीज़ हम पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन करके हम किसी भी कोई 3-4 सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे क्या होती हैं। बट इससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अगर हम बेसिक टर्म्स में बात करें तो, जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि ये कोई एक मैंने मेटल स्फेयर लिया है, इस पर मैंने एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉजिटिव, तो किसी भी सरफेस पे अगर कोई चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पे ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है यहाँ पे कम चार्ज है, ठीक है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे किस टाइप के होते हैं ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये किस किस टाइप के होते हैं, तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो तुम्हारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस इन्फिनिट लाइन है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज है तुम्हारे पास, एल लेंथ की मानो, इन्फिनिट मत मानो, एल लेंथ की लाइन है, ठीक है, एल इसकी लेंथ है, और इस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तुमने पूरी लाइन पे। सो जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लाइन पे अगर चार्ज है तो उसकी डेंसिटी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज। डेंसिटी तुमको पता होगा मास अपॉन में वॉल्यूम होता है अगर वैसे बात करें तो हम, बट चार्ज के केस में क्या होता है, ये होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम या टोटल लेंथ या फिर टोटल एरिया, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो एक लाइन चार्ज की वजह से क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास नेट चार्ज ऑन दिस लाइन, ठीक है, नेट चार्ज ऑन दिस लाइन अपॉन
द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। ये तो होती है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरी हम देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये देखते हैं क्या होती है। ये सरफेस नाम में ही आ रहा है तो एक सरफेस की वजह से होगी। मान लो तुम्हारे पास कोई सरफेस है, इस पर तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सो जो इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारे पास सिग्मा, ठीक है। तो ये होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास अगर स्फेरिकल सरफेस है तो उसका एरिया क्या होगा, 4πr² होगा उसका एरिया। सो उसका सिग्मा क्या होगा हमारे पास, Q अपॉन में 4πr²। मान लो तुम्हारे पास कोई स्क्वायर सरफेस, सो उसका सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में, मान लो L लेंथ का स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या L², सिंपल है। मान लो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, सरफेस पे चार्ज है ना। सो उसका क्या होगा Q अपॉन में, सिलेंडर का वो क्या होता है सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। तो ये हो जाएगा 2πRH, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसी के बिहाफ पे एक आती है तीसरे नंबर वाली, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी केस में इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है नेट चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। यानी कि कोई सरफेस है, मान लो दोबारा स्फेरिकल सरफेस मान लो, ठीक है। ये स्फेरिकल सरफेस है कोई, इसकी रेडियस r है, ठीक। इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3πr³। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन में, इसके अंदर Q चार्ज है, नेट चार्ज इसके अंदर Q है, ये होगा Q अपॉन में 4πr³, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली 3 टाइप की होती हैं चार्ज डेंसिटीज़। अब इनके वजह से हम इनका यूज़ करके हम देखेंगे गॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ, ठीक है। देखते हैं आगे चल के। नया टॉपिक डालो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। ये देखा हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहले केस में हम पढ़ेंगे कि ड्यू टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे हम गॉस लॉ की वजह से, गॉस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। मेन इसमें हम जो भी करेंगे अभी हर चीज़ में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये निकालेंगे हम। सो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मान लो ये तुम्हारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये यहाँ से दिखा रहा हूँ ऐसे करके क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब कि भाई इस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ी सी इसकी विड्थ बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। यानी कि इसके यहाँ पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है टोटल, यानी कि इस जो ये वायर है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वायर पे। अब हमें क्या करना है कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है किसी r डिस्टेंस पे, यानी कि जो हमारे पास सरफेस है, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके वजह से किसी r डिस्टेंस पे, मान लो ये r डिस्टेंस है, P पॉइंट है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है क्या होती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या यूज़ करने वाले हैं, गॉस लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। और किसका यूज़ करने वाले हैं, गॉसियन सरफेसेस का, ठीक है, गॉसियन सरफेसेस का भी यूज़ करने वाले हैं। किस अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है, किसी लाइन की वजह से जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, वो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस, ठीक। सो जो इस लाइन की वजह से गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, एक रेडियस सी होगी यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल रेडियस होगी, और कुछ ये होगा हमारे पास ये, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा दूँ तो ये हमारे पास होगा क्या, एक गॉसियन सरफेस होगा इस लाइन की वजह से, ठीक है।
तो देखो इसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे, ठीक। तो हमारे पास फाई का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारे पास ये होता है गॉस लॉ की वजह से वो होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर देखूँ तो, और दूसरा हमारे पास क्या होता है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस, है ना, यानी कि जो एरिया एलिमेंट होता है। अब यहाँ पे कोई मैं एरिया एलिमेंट मान लो पीछे की साइड मान लेता हूँ, यानी कि ये जो भी सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बनना है, इस सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट मान लूँ इस डायरेक्शन में, ये एन कैप है, ये लाइन है, लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों में क्या है, थीटा तो हमारे पास 0 ही है, यानी कॉस थीटा 1 होगा। तो ऐसे मैंने मान लिया एलिमेंट, ठीक है। अब मैं दोनों इक्वेशन को बराबर रख देता हूँ, यानी कि ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रख देता हूँ। सो नाउ टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, यानी जो गॉसियन सरफेस है इसका टोटल एरिया क्या होगा। सो ई डॉट, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा डेटा इसका इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है जिसकी रेडियस आर है, और मान लो सिलेंडर की लेंथ जो है वो एल दे रखी है, वैसा भी बताऊंगा आगे कि ये लेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा सरफेस सी से 2 पाई आर एल, यही तो होगा। सो इसे लिख दो टी इज इक्वल्स टू ई डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसे तुम लिख दो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम्हें बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मैंने बताया था अगर कोई एल लेंथ की वायर है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, है ना। उस चीज़ को ही मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो देखो क्या आता है, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, का कोई यूज़ नहीं है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास ड्यू टू अ लॉन्ग करंट लिख दिया मैंने, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से जो होगा वो ये होगा हमारे पास, ठीक। ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास वायर की वजह से होगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक, यानी जितना उस वायर से दूर जाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक। तो चलो वो देखते हैं दूसरा एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेन शेप्ड, ठीक है, शीट, यानी कोई इनफाइनाइट प्लेन शेप की शीट है ना, वो तुम्हारे पास शीट है, ठीक, इधर से ऐसी, यहाँ से ऐसी। ये क्या है इसकी, क्योंकि ये एक सरफेस है, ये कोई लाइन नहीं है, ये क्या है सरफेस है। सो इसके वजह से क्या होगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, जो कि हमारी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्स वो होती है, क्यू बाय ए होती है टोटल एरिया। तो यहाँ से क्या निकालूँ, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अभी निकाल, अब जो इस शीट की वजह से मान लो ये एक एलिमेंट ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सेम डी एस एलिमेंट है, इसके वजह से एक एन कैरेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब ये शीट है, शीट दोनों तरफ से होती है तुम्हारी, सो इसके वजह से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक तुम्हारे पास क्यूबॉइड की शेप का बनेगा, यानी कि ऐसा कुछ ठीक है। ये गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड की शेप का बनेगा, ऐसे शेप का, ठीक है। तो देखो तो तुम्हारा फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स पास वो कितने सरफेस से करेगा, एक तो इस शीट की वजह से तुम्हारे पास ये सरफेस है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और एक ये सरफेस है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो सरफेस कितने हो गए तुम्हारे पास, सरफेस 2 सरफेस हो गए। तो तुम्हारे पास इसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ यहाँ पे भी तुम्हारा लगेगा, ठीक। एंड फाई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है।
कॉस थीटा यहाँ पे भी जीरो है क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और जो इस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन में, तो कॉस 0 1 हो जाएगा तुम्हारे पास। बट देखो अब एक चीज़ कि तुम्हारे पास दो एरिया है, तो जो फ्लक्स पास करेगा वो दो एरिया से पास करेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। सो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट 2ds। अब तुम्हें नेट फ्लक्स निकालने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो फाई इज इक्वल्स टू, यानी कि ऐसे लिख दो इसको, ऐसे मत लिखो, इसको लिख दो ऐसे, ई डॉट 2ds इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको लिख दो q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ऐसे करके लिख दो। सो इसका कर दो इंटीग्रेशन, डॉट टू इंटीग्रेशन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तुम इस पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि ये जो है इस बड़ा, इसको बहुत बड़ा कर दोगे, पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेट का जो एरिया होगा वो आ जाएगा, शीट का एरिया पूरा। तो बस यहाँ पे शीट का एरिया लिख दो। ds एलिमेंट को जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास शीट है, तुमने यहाँ पे कोई डेल्टा एस एलिमेंट लिया है, जब तुम इस डेल्टा एस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या आने वाला है, पूरे सरफेस का एरिया आने वाला है ना ए, यानी कि जो इस पूरी शीट का जो एरिया है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो इसे लिख दो ई इज इक्वल्स टू डॉट 2a इज इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई इज इक्वल्स टू q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। और हमने यहाँ से देखा क्या पीछे, कि जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन में a। तुम्हारे पास यहाँ पे भी क्या है, q अपॉन a आ रहा है, यानी कि क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। q अपॉन a को यहाँ पे लिख दो सिग्मा, तो e इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन। ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन, ठीक है, चार्ज्ड शीट। अब इसमें थिन वर्ड इसलिए यूज़ करा है क्योंकि अगर तुम इसकी विड्थ ले लोगे तो ये एक तरीके से वॉल्यूम बन जाएगी यहाँ पे, इस वजह से थिन यूज़ करा है मैंने, ठीक। और प्लेन शीट तो है ही तुम्हारे पास, शीट के वजह से तो किसी भी अगर कोई शीट है या कोई ऐसे स्क्वायर शेप है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछे तो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मतलब किसी भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं क्या, इसकी डायरेक्शन जो होगी एन कैप डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि जो हमने सरफेस एरिया लिया था उसकी डायरेक्शन में एन कैप ही थी, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आर कैप डायरेक्शन में होगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट केस देखते हैं इसका, जो कि हमारे पास आता है स्फेरिकल शेल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक। थर्ड लिखते हैं हम पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है, सॉलिड स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर का हम इसके बाद देखेंगे। स्फेरिकल शेल बेसिकली क्या है, ये तुम्हारे पास कोई स्फीयर है, ये अंदर से खोखला है, मान लो r लेंथ का स्फीयर है, अंदर से खोखला, बस इसके जो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है, मतलब सॉरी जो इसके ये चार्ज है इसके अंदर है ना, वो क्या है, सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या है, Q है, मान लो उसके सरफेस पे चार्ज Q है, ठीक है। देन वी हैव, क्या होगा कि इसके सरफेस पे चार्ज थोड़ा Q है, ठीक है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में A। ये स्फेरिकल शेप है और रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन में, है ना, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। एक काम करो, इसे ना कैपिटल R कर दो, ये जो तुमने R लिया है इसको ना कैपिटल R बना दो, ऐसी सेम नीचे, इसे भी 4 पाई r स्क्वायर लिख दो, तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, यानी कि जो ये स्फीयर है इसके आउटसाइड किसी r पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, लिख डालो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r रेडियस का कोई स्फेरिकल शेल है
उस पर तुम एट आर डिस्टेंस पे निकाल लो, क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये कोई स्फेयर है, ये आर है रेडियस, इससे आर डिस्टेंस पे यानी कि इस पी पे तुम निकाल लो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी तुम्हें एक स्फेरिकल क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बना। जैसे मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है इस वजह से ऐसा हो रहा है, बट लेकिन अगर स्फेयर बनाते हैं तो वो कुछ सही सही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो उसकी वजह से क्या है, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया पी आर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, इस पर एक गॉसियन सरफेस बना लिया। इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा ये भी स्फेरिकली बनेगा, स्फेरिकल शेप का। सो फाई इज इक्वल्स टू क्या करो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले तो गॉस लॉ लिख लो, गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। देन फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस कर दो। अब जो ये डी एस है ये इस एलिमेंट का एरिया है। मान लो यहाँ पे मैं कोई डी एस एलिमेंट ले लूँ, इससे इस पॉइंट पे ये तुम्हारे पास एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये इसका एरिया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो देखो आंसर क्या आएगा। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करूँगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, बड़े वाले स्फेयर का एरिया, यानी ये आएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। देन ये जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे के। सो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर ये बराबर हो किसके, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। तो इसे लिख दो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हो तुम, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, उसे यहाँ पे पुट कर दो। तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, किसके लिए, ये होगी तुम्हारी शेल के लिए, आउटसाइड। यानी कि बेसिकली अगर तुम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, किस वाले, इस वाले फॉर्मूले को जो यहाँ से निकल गया, ये तुम्हारा एक क्या है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास किसकी वजह से आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से ही आता है। यानी किसी स्फेरिकल शेल से आर डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो सेम एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके बराबर आती है। तो ये हमारे पास एक तरीके से इसकी वो है। बाकी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास ये सेम आता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल बट इनसाइड, यानी कि उसके इनसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे हम। तो देखते हैं कि क्या आती है। अब देखो ये तुमने शेल बनाया आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का, इसके इनसाइड कोई पॉइंट लिया पी, इसकी तुमने डिस्टेंस लिया आर, तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। बट एक शेल के केस में ना क्या होता है, शेल के केस में जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इज ऑन द सरफेस, सो नो चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द स्फेयर। यानी स्फेयर के केस में क्या होगा, स्फेरिकल शेल के केस में यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो जितना भी चार्ज होता है वो सारा स्फेयर के आउटर स्फेयर के सरफेस पे होता है। सो फाई इज इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है आंसर, गॉस लॉ। यहाँ पे क्यू नेट क्या है हमारे पास, 0 है, तो हमारे पास फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी स्फेरिकल शेल से, है ना, अंदर इनसाइड फाई किसके बराबर होता है, 0, एंड अल्सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड क्या हो जाएगी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी, 0। तो काफ़ी सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन था ये तो, कि किसी शेल के अंदर जो भी सारा चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, ना कि इनसाइड। तो जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, ठीक। अब हम एक और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, क्या है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर।
अभी हमने स्फेरिकल शेल देखा, बट अब हम देखेंगे एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि जितना चार्ज होगा उसके अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बट लेकिन कंडक्टिंग नेचर का नहीं है वो, यानी कि चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा उस पर से। ठीक है, ऐसा है हमारे पास। तो ये अगर मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का स्फेयर है, आर रेडियस का स्फेयर है। ठीक, पहला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालते हैं पहले। ठीक है, याद रखना कि ये एक सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो स्फेयर है एक सॉलिड स्फेयर है। ये चीज़ हमें याद रखने वाली बात है, ये आगे काम आएगी। ठीक है, ये एक सॉलिड स्फेयर है। अब देखो, इस स्फेयर के तुम्हें आउटसाइड किसी आर डिस्टेंस पे निकालनी है, पॉइंट पी है। तो यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा? सेम एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। स्फेरिकली होगा ये गॉसियन सरफेस। ठीक, ऐसा गॉसियन सरफेस बन जाएगा इसी स्फेयर से। सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा क्या बोलता है, हमारे पास गॉस लॉ बोलता है। देन आल्सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट डी एस। अगर इस पॉइंट पे कोई मैं मान लूँ डी एस एलिमेंट, ये एन कैप वेक्टर, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस है? आर। ठीक है, सो फाई नेट किसके बराबर आ जाएगा? ये होगा ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब इस पर जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये किसके बराबर आएगा मेरा? ये मेरे पास बराबर है किसके? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मेरे पास जो फाई नेट निकल के आएगा वो क्या आएगा? ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल सकता हूँ? ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? ये इस पूरे चार्ज के अंदर जो भी जितना भी चार्ज स्टोर है स्फेयर के अंदर, अंदर वाले ये वाले स्फेयर के अंदर जितना चार्ज स्टोर है वो क्यू है। सो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? ई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे कैसे लिख दूंगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाऊँगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, रेडियल एन कैप डायरेक्शन में। ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप डायरेक्शन में। ठीक है, देन ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, पॉइंट चार्ज, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आ रहा है, नहीं आ रहा? सेम फॉर्मूला आ रहा है। यानी कि कोई अगर कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, उसके वजह से आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो तुम्हारे पॉइंट चार्ज के बराबर ही आती है। ठीक है, अब ये तो चीज़ आसान थी, इसमें कुछ भी नहीं था। अब मेन चीज़ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड, यानी कि इस स्फेयर के इनसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है। सो देखो, ये तुम्हारे पास स्फेयर है, इसकी रेडियस आर है। मान लो इस पी पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से क्या बनाओगे? गॉसियन सरफेस बनाओगे, ऐसी गॉसियन सरफेस बनाओगे। अब क्योंकि ये सॉलिड स्फेयर है तो इसमें क्या होगी? तुम्हारे पास वॉल्यूम होगी, यानी कि तुम्हारे पास होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तुम्हारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी क्योंकि एक सॉलिड स्फेयर है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी तुम्हारे पास? टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन स्फेयर का वॉल्यूम क्या होती है? ये होती है 4 पाई, वो 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो तुम्हारी पास हो गई टोटल। अब इसमें से चार्ज निकाल लो, तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो तुम्हारे पास टोटल चार्ज हो गया, ये तो तुम्हारे पास हो गया टोटल चार्ज। बट हमें तो केवल कितना निकालना है? हमें तो जो आर रेडियस के गॉसियन सरफेस में है, हम तो केवल उतना चार्ज निकालना है ना। यानी कि जो ये वाला सरफेस है, सरफेस कह रहा हूँ मैं, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम। सो इसमें हम क्या निकालेंगे? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ही बोलूँगा, ठीक है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा? क्यू इंक्लूड, ये होगा रो इंटू इसकी वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना चार्ज इसके अंदर होगा, ये चीज़ सोचो। ठीक है, इतना चार्ज इसके अंदर होगा। देन
तुम फाई का फॉर्मूला लिखो, ये क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एक फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई डॉट डी एस। ठीक, अब फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डॉट डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल नेचर का। ठीक, तो यहाँ से फाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। इस फाई को और इस फाई को बराबर रख दो, यानी कि ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड की तुमने वैल्यू निकाल ली थी रो के टर्म्स में, कितनी आई थी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, उसको यहाँ पे पुट कर दो। सो ई इज इक्वल्स टू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल्स टू रो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर क्यूब अपॉन में 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आएगा, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। ठीक, पिछले केस में जो हमने बाहर निकाला था, जो ये वाला केस था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आई थी हमारे पास। ठीक है, और इस केस में क्या आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर आई है। इसकी अभी मैं बताऊंगा तुम्हें सिग्निफिकेंस होती क्या है प्रोपोर्शनलिटी की। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर टोटल चार्ज के टर्म्स में लिखना है, टोटल चार्ज, तो रो की वैल्यू क्या पुट करोगे, रो की वैल्यू पुट करोगे क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। तो पुट कर दो बस, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा क्यू, वेट, तो हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, ऊपर क्या था आर, अपॉन में क्या आ जाएगा कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 से 3 कट दो, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई इज इक्वल्स टू, है ना, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है एनकैप डायरेक्शन में। ठीक है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। अब तुमने देखा कि तुम्हारे पास दो सरफेस बने, एक क्या था इनसाइड, दूसरा क्या था आउटसाइड। इनसाइड के केस में तुमने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस, तुम्हारे पास एक स्फीयर था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आर रेडियस का, तुमने उसके अंदर एक पॉइंट पी लिया, एक गॉसियन सरफेस बनाया आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे तुमने ये करा। आउटसाइड के केस में क्या करा, तुम्हारे पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था आर का, तुमने उसके बाहर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिया, और तुमने जो गॉसियन सरफेस बनाया वो उसके बाहर बनाया। ठीक, तो इसमें तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल टू आर आई, यानी कि जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे, ये डिस्टेंस बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी डायरेक्टली। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे इस सरफेस से इससे तुम दूर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बट इनसाइड के केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस अगर निकालनी है तो आर को, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दो, तो तुम्हारे पास ई एट सरफेस का फॉर्मूला आ जाएगा, इसमें पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में। तो जाए क्यू आर अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो जाएगा ई एट सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास फॉर्मूला। ठीक, कितना है तुम्हारे पास। तो अब इन ग्राफ का, अब इन दोनों ये जो इक्वेशन आई है ना, इनका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक्सिस पे मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने लिया डिस्टेंस। ठीक है, और मान लो बीच में कहीं पॉइंट पे ये है आर पॉइंट है, डिस्टेंस बीच में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास स्फीयर था, ये डिस्टेंस था, ये आर था। धीरे धीरे यहाँ ये 0 है, यहाँ से बढ़ाओगे आर आएगा, फिर डिक्रीज करेगा, तो तुम्हारे पास एक ग्राफ बनेगा ऐसा, यानी कि ये ग्राफ जो है ऐसा बनेगा कुछ, देखो यानी कि यहाँ से तो आर तक तुम्हारे पास ये ग्राफ जो है इंक्रीज करेगा इस पॉइंट तक।
उसके बाद ये ग्राफ तुम्हारा ऐसे डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में तुम्हारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इस रीजन में ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये तुम्हारी पीक वैल्यू होगी, पीक ये होगी तुम्हारी, ये होगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के तुम्हारे पास वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा तुम्हारे पास ग्राफ आता है। किसकी वजह से? सॉलिड स्फीयर की वजह से। और अगर तुम देखोगे उसकी वजह से, ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, मान लो तुम्हारे पास कोई रेडियस आर का स्फेरिकल शेल है, इसके वजह से ग्राफ देखो कैसा आएगा, ये बनाया। ठीक है, तो इसको ऐसे रखो। ठीक है, ये डिस्टेंस ली आर, ये ली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इनसाइड हमें पता था कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है इनसाइड, और ये आउटसाइड हमें पता था कि ये आर स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि सरफेस पे अगर निकालूंगा तो सरफेस पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, शुरुआत ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस से होगी। ठीक, ऐसे। ठीक, और यहाँ से क्या होगा, डिक्रीज करेगी, यानी कि इसका फंक्शन ऐसा आएगा ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, यानी कि ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई वो लाइन नहीं है। पर जो इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या आएगी, तो जो पीक वैल्यू आएगी वो आएगी ई इक्वल्स टू सेम के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जो तुम्हारी इसके सरफेस पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना दूर जाओगे इससे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहीं तक था हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, गॉस लॉ का और ये सब चीज़ों का। ठीक, बाकी तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।